यूपी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है जब यूपी के विकास को लेकर विजन 2047 24 घंटे आज विधानसभा के सदन में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जब सदन शुरू हुआ तो विजन 2047 को लेकर के चर्चा की शुरुआत हुई है और कल ठीक 24 घंटे पूरे होने पे ये विजन 2047 की चर्चा चलती भी रहेगी और इसका सरकार जवाब भी देगी, नेता सदन जवाब भी देंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात हो रही है, समूचा सदन जिसमें विपक्ष भी शामिल है वो अपनी बातें रख रहा है, अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहा है और साथ में सरकार की कहीं ना कहीं खिंचाई भी कर रहा है। ऐसे में सरकार अपने न सिर्फ पक्ष को लिख रहा है, न सिर्फ पक्ष को बता रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को लेकर के किस तरीके का विकास का उसने नक्शा बना रखा है वो भी बताने की कोशिश कर रहा है। ये सदन का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को लेकर के योगी सरकार आने वाले 2047 तक यूपी के विकास को किस मोड़ पे ले जाना चाहती है वो भी दिखाने की कोशिश हो रही है। और हर तरीके से अगर बात करें तो 27 का चुनाव भी नजदीक है। उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य को सरकार दिखा करके एक बात ये जरूर साबित करेगी कि जनता को लेकर के वो ये बताना चाहेगी कि यूपी के विकास का मॉडल सिर्फ योगी सरकार के पास ही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बांके बिहारी ट्रस्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार विधेयक लेकर आती है और वो विधेयक पास भी हो जाता है, लेकिन मामला पहले से ही न्यायालय में होने के वजह से ये विधेयक पास होने के बाद भी जब तक न्यायालय से इसे क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक ये लागू तो नहीं होगा। पर उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि ये एक बड़ा सुधार है। न सिर्फ ट्रस्ट बन जाने से उसके काम करने की शैली में परिवर्तन आएगा, बल्कि कहीं ना कहीं बेहतर होगा, सौंदर्यीकरण होगा और वहाँ पर और अच्छी व्यवस्थाएं दी जा सकती है। पर सियासत इसी को कहते हैं कि जहां सत्ता पक्ष इस बेहतर कदम को और आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि मंदिरों से और सनातन धर्म को भी लेकर के उसे कहीं कब्जा करने की कोशिश सरकार कर रही है। सियासत इसमें भी आपस में आसपास आकर के आमने सामने खड़ी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नोएडा के जीएसटी विभाग में तैनात एक आईएएस अधिकारी पर जीएसटी विभाग में तैनात महिलाओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। जीएसटी के ऑफिस पर हम मौजूद हैं सेक्टर 148 में। इसी दफ्तर के अंदर तैनात एक आईएएस अधिकारी ने यहाँ पर तैनात महिलाओं को उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं उनके ऊपर। वो महिलाओं द्वारा सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, रात में वीडियो कॉल किया जाता है और गाजियाबाद में तैनात एक महिला अधिकारी को 5 लाख रुपए के मामले में क्लीन चिट देने के लिए 5 स्टार होटल में बुलाने का आरोप लगाया गया। 3 दिन तक 5 स्टार होटल को बुक रखने की बात सामने आई है। जो पत्र महिला कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा लिखा गया है उस पत्र में साफ तौर पर वीडियो कॉल करना और ऑफिस में अभद्रता करने के आरोप लगाने के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जिन महिला कर्मचारियों द्वारा ये पत्र लिखा गया उनके द्वारा अपना नाम उसमें नहीं लिखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा जांच कमेटी बना दी गई है ताकि जो आरोप हैं उनके बारे में चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ। तमाम तरीके के जो गंभीर आरोप हैं वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैं और इस पत्र लिखने के बाद अब जो जांच है देखना होगा कि उस जांच में किस तरीके के खुलासे आने वाले समय में होंगे। जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या किस तरीके का उसमें कुछ और चीज़ निकलकर सामने आती है। महिलाओं के द्वारा ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज जीएसटी ऑफिस के साथ साथ उस 5 स्टार होटल के भी चेक किए जाएँ ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि आईएएस अधिकारी द्वारा महिलाओं को किस तरीके से उत्पीड़न उनका किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। इस आजादी को लेकर के 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने हर साल की तरह इस बार भी रखा है। और ये अभियान इसलिए भी रहता है कि देश के गौरव, उसके स्वाभिमान, उसके जिस तरीके का
गौरवशाली इतिहास रहा है उन सबको याद किया जाए, उनके क्रांतिकारियों को याद किया जाए, उन जवानों को, उन शहीदों को याद किया जाए जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है। और तिरंगे की पहचान से बढ़कर के कोई पहचान नहीं हो सकती है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया और ये 15 अगस्त तक चलेगा। तिरंगे को लेकर के हर घर तिरंगा न सिर्फ फहराने की वहाँ पर कोशिश होती है, कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक इस तिरंगे को लेकर के यात्राएं भी निकाली जाती है, जुलूस भी होता है। और जो शहीद हुए हैं, जो क्रांतिकारी हैं और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन सबको याद करने का ये सबसे बड़ा मौका होता है, जिसे हर घर तिरंगा के रूप में मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के बाद अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शेल्टर होम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ग्रेटर नोएडा के आवारा कुत्तों के लिए 5 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। 5 शेल्टर होम बनाने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। टेंडर देने के बाद जल्द ही ये जो शेल्टर होम है बनाए जाएंगे। इसी तरीके से नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो पहले से डॉग पॉलिसी लागू है, बावजूद उसके कुत्तों के हमले लगातार सामने आते हैं। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आवारा कुत्तों की जो जनसंख्या है उसका आकलन करने का काम शुरू कर दिया है। जनसंख्या का आकलन शुरू करने के बाद में तब जाकर शेल्टर होम कितने बनाए जाएंगे उसको लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राइवेट एजेंसियों को डॉग शेल्टर होम चलाने की प्रक्रिया नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी शुरू की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई शेल्टर होम प्राइवेट पहले से संचालित किए जाते हैं और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी एक शेल्टर होम सेक्टर 94 में शुरू किया गया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 8 सप्ताह में अमल में लाने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरीके से जुट गए। पहले से भी तमाम शिकायतें सोसाइटियों से मिल रही थी। इस पर हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दिया था डॉग सेंटर बनाने के लिए, और हमारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्वीकृति के लिए फाइलें जा रही हैं। उम्मीद मैं करता हूँ कि आज ही मेरी फाइल जा रही है, जिसमें देख भी रहे हैं आप कि हमारे यहाँ वही काम हो रहा है। कुत्तों की संख्या का आकलन करने के साथ साथ अब शेल्टर होम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं कई ऐसे डॉग लवर हैं जो इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहर के जो आम लोग हैं, सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं या सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें प्रागट्य उत्सव की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। 16 तारीख को मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव होगा, जिसे लेकर शासन प्रशासन से लेकर मंदिर ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे कान्हा की नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। जॉन सेक्टर स्कीम यहाँ पर लागू होगी। जो बड़े वाहन या बाहरी वाहन है वो पूरी तरह मथुरा में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगातार तैयारियों पर प्रशासन की तरफ से जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ, वो भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार श्री कृष्ण जन्म स्थान हो या फिर बांके बिहारी मंदिर, वहां जाकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। अब की बार श्री कृष्ण जो जन्मोत्सव है वो दिव्य और भव्य होने जा रहा है, जिसे लेकर लगातार जो तैयारियों का दौर है वो प्रशासन द्वारा पूरा किया जा रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज़ स्टेट, मथुरा। फ्लैट बायर्स और बिल्डर्स को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। इस सिफारिश के मुताबिक जिन बिल्डरों पर बकाया है वो 25% जमा करने के बाद बाकी 75% जो पैसा है वो पार्ट पेमेंट में जमा कर सकते थे और 25% पैसा जमा होने के बाद धीरे धीरे रजिस्ट्रियाँ कर सकते थे ताकि फ्लैट बायर्स को उनके फ्लैट पर मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 35 के आसपास ऐसे बिल्डर हैं जिनके द्वारा 6 महीने पहले 25% पैसा जमा किया गया,
लेकिन जो 75% पैसा जमा करना था वो अभी तक नहीं किया गया। लिहाजा अब ऐसे 35 बिल्डरों को नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी कर जल्द पैसा जमा करने की बात कही है। साथ ही शासन को भी इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है। प्राधिकरण का हजारों करोड़ रुपए का बकाया नोएडा के तमाम बिल्डरों पर है। उस पैसे को निकालने के लिए और फ्लैट बायर्स को राहत देने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू किया गया था। बावजूद उसके तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो अभी भी इस सिफारिश के लागू होने के बाद इस लाभ का फायदा नहीं लेना चाहते हैं या तो फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा शासन स्तर पर अब इन बिल्डरों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी और नोटिस भेजने के बाद नोएडा प्राधिकरण किस तरीके से इन बिल्डरों से अपना पैसा निकलवा पाती है। तकरीबन 21,000 के आसपास इन 35 बिल्डरों पर रजिस्ट्री अटकी हुई है। अगर ये पैसा जमा हो जाता है तो 21,000 रजिस्ट्री होने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा में हुई 3 साल की मासूम की दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। 18 में जो सुरक्षा गार्ड था उसने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिवार वालों ने धरना भी दिया था स्कूल में और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की गई थी। लगातार 2018 में जिस तरह घटना हुई थी उसको लेकर आज कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। जो आरोपी था, जो सुरक्षा गार्ड था, उसको आजीवन की सजा सुनाई है और स्कूल है उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की जो राशि होगी वो पीड़ित को दी जाएगी। इस मामले में सूरजपुर पुलिस के जो उस समय आयु थे उन पर भी गंभीर आरोप लगा था। प्रिंसिपल ने लगातार एविडेंस छुपाए थे, सीसीटीवी कैमरे का जिक्र भी हुआ था और स्विमिंग पूल में जो प्रैक्टिस के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि जो दोषी है उसको कोर्ट ने सजा सुनाई है और उसे आजीवन की कारावास की सजा सुनाई गई। तो इस घटना है ये 12/7/2018 की है। इसमें पीड़िता है जो वो अपने घर से विद्यालय के लिए गई थी, वहाँ की घटना है। वहाँ शिक्षण के दौरान वहाँ जो स्विमिंग का भी वो होता है, तो स्विमिंग पूल के बाहर कुछ समय में जब बच्चे निकले थे, निकलने के बाद ये घटना हुई थी। तो स्विमिंग पूल के बाहर जो सफाई कर्मी था उसके द्वारा ये घटना की गई है, जिसका नाम चंडीदास था और उसको उसके इस कृत्य के लिए आजीवन की कैद माननीय न्यायालय ने सुनाई है। स्थानीय उस समय आयु थे उन पर भी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। इस तरह कोर्ट ने उन्हें भी आरोपी माना है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कानपुर में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से गंगा किनारे रहने वाले तमाम लोगों में अब डर और बेचैनी पैदा हो गई है। दरअसल गंगा अब चेतावनी बिंदु पर पहुंच गई है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम कटरी के गांवों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कटरी के गांवों में रहने वाले लोग बेचैन हो रहे हैं। दरअसल उनके खेत अब जलमग्न होने लगे हैं, उनकी फसल बर्बाद होने लगी है और अब उनके अंदर उनके घर, उनके गांव को छोड़ करके जाने का डर सताने लगा है। आलम यह है कि गांव में तमाम लोग रात में जाग करके रात काट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से पानी गांव में उनके घर के अंदर घुस जाए और उनकी गृहस्थी बर्बाद हो जाए। वहीं गंगा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा बैराज के एक तरफ सभी गेट खुले हुए हैं और वहीं गेटों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। गंगा और गंगा बैराज के जो गेट हैं उनके ऊपर की दूरी बहुत कम बची है, यानी कि जल स्तर बहुत ऊपर तक पहुंच गया है और गंगा का प्रवाह क्षेत्र बड़ा विशाल नज़र आ रहा है। वहीं गंगा के किनारे अब कटान भी शुरू हो गई है। तमाम गांवों में कटान हो रही है। लगातार गंगा गांवों की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहाँ पर भी तमाम जगहों पर कटान हो रही है और जो मिट्टी है वो कट कर कर गंगा में गिर रही है और गंगा का पानी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीण दहशत में है क्योंकि कई बार गंगा का पानी उनके गांवों में दाखिल हो चुका है और ऐसे में उन्हें अपने घरों को छोड़ करके गंगा बैराज में रहने को आना पड़ा है। एक बार फिर हालात वैसे ही बन गए हैं और आलम अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़ना होगा, अपने गांव को छोड़ना होगा और अपना सामान छोड़ करके उन्हें गंगा बैराज में शरण लेनी होगी। वहीं कटरी के रहने वाले ग्रामीणों का कहना यह है कि फ़िलहाल
जो प्रशासन के लोग हैं वो उनके बीच में नहीं पहुंचे हैं और उनसे गांव खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन वे अपने स्तर पर लगातार गंगा के पानी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। मेरठ के सूरजकुंड इलाके में मौजूद CGSH के कार्यालय पर CBI का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये चैम्बर लवेश सोलंकी का है, जो CGS के इस परिसर में कार्यालय अधीक्षक हैं, और ये जो चैम्बर है डॉक्टर अजय कुमार का है, जो अपर निदेशक हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने बीती 8 जुलाई को मेरठ में ही मौजूद 2 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने के बाद में कुछ खामियां उस हॉस्पिटल में निकाली गई थी। उन खामियों को खत्म करने के एवज में लगातार उन हॉस्पिटल का जो मालिक है, जिनका नाम विशाल बताया गया, उनसे 50 लाख रुपया की रिश्वत की लगातार मांग की जा रही थी। बात नहीं बनी, तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, मान मुनव्वल हुई और रिश्वत तय की गई। पहली किस्त 5 लाख रुपया। पीड़ित दिल्ली CBI के शरण में पहुंचा और उसने पूरे घटनाक्रम को बताया। CBI ने घटनाक्रम को सुनने के बाद में मेरठ के इसी कार्यालय में रेकी करना शुरू कर दिया। एक ट्रैप तैयार किया गया, जिस ट्रैप में देर रात इस कार्यालय अधीक्षक और अपर निदेशक को 5 लाख की रिश्वत के साथ में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन दोनों के साथ में एक निजी सहायक, जिसका नाम रईस बताया गया, वो भी शामिल है। इन तीनों के खिलाफ में भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल तीनों लोग CBI की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि बड़े खुलासे इन लोगों के द्वारा और भी किए जाएंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के घेरने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन यूपी सरकार ने समय समय पर नौकरियां निकाल करके इस बात को हमेशा गलत साबित किया है विपक्ष को। खासतौर पर यूपी पुलिस को जिस तरीके से लगातार सरकार वहां पर भर्ती कर रही है, यूपी पुलिस को न सिर्फ आधुनिक कर रही है, बल्कि उसकी संख्या बढ़ा करके कानून और व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पहले 60,000 से ज़्यादा की भर्तियां हुई, इस बार 4,000 से फिर ज़्यादा की भर्तियां हो रही हैं। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, बल्कि भर्ती बोर्ड के जो भर्ती नियम है वहाँ जान करके उसमें फॉर्म भरा जा सकता है। इस 4,000 के लिए जो आवेदन की तिथि रखी गई है, उसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर है, और ये एक मौका फिर यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया है कि नौजवान फिर भर्ती की इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके में बदमाशों ने एक महिला के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। यह वारदात CCTV में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस गोलीबारी में किसी की जनहानि नहीं हुई। यह मामला मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके के शांति निकेतन कॉलोनी का है। महिला का आरोप है कि जमीनी विवाद के लेकर उसके घर के बाहर फायरिंग की गई है। इस मामले में महिला की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोग एक गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना पल्लवपुरम की फेज 2 का बताया जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया इनका पैसे लेने का मामला है। 2 ही लोग जो कि उन्होंने इनोवा गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया है। इसमें पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला पैसों की लेन देन और जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।